नमस्कार, राम राम सभी विद्यार्थियों को। स्वागत है आप सभी का आज की मैथमेटिक्स की क्लास में। स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज एक टॉपिक का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है मैथमेटिक्स में, नंबर सिस्टम। जी हाँ, नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। ये चैप्टर मैथमेटिक्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मान के चलिए, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम है, या आप कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो। अब आरआरबी की वैकेंसी आई हुई है रेलवे को लेकर, है ना, एसएससी की आई हुई है, तो इन सभी वैकेंसीज को लेकर ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर में मोस्टली सभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स या डाउट है वो रहते ही रहते हैं। तो चलिए आज ये चैप्टर अपने शुरू करने वाले, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, एकदम शून्य से शुरू करेंगे और समझेंगे आज के सेशन के अंदर कि संख्याएं क्या हैं, नंबर्स क्या हैं। और आज जो मेन पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर, वो बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स, नंबर्स यानी संख्याएं कितने प्रकार की पढ़ी जा सकती हैं गणित में, या वैदिक गणित के अंदर आपके जो नंबर्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं बेसिकली तौर पे। और नंबर्स का अपने प्रकार पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और नंबर से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं ये भी आज अपने डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले संख्या पद्धति। संख्या, नंबर्स क्या है। अच्छा, नंबर समझने से पहले आपको पता है कि वैदिक गणित के अंदर या गणित में अंक क्या होते हैं, डिजिट क्या है। सभी स्टूडेंट जानते हैं अंक क्या है। अंक मतलब डिजिट। तो आपके गणित के अंदर टोटल 10 डिजिट होते हैं। आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इतने ही आपके क्या होते हैं, डिजिट। और इन्हीं अंकों को मिलाकर आप पूरी गिनती पढ़ते हैं। इन्हीं अंकों को मिलाकर बहुत सारी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। और इन्हीं अंकों को मिलाकर आप पूरा अरिथमेटिक पढ़ते हैं और पूरा वैदिक मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं। यानी 0 से लेकर 9 तक के जो आपके डिजिट है या 9 तक के जो अंक है, टोटल आपके 10 डिजिट है। और इन्हीं 10 अंकों को आपस में अगर जोड़ते जाएं, मिलाते जाएं, तो आपकी बहुत सारी या इनफाइनाइट या अनंत संख्याएं बनाई जा सकती हैं। यस और नो। चलिए, तो यहाँ से संख्याओं के बारे में क्या पता चला, नंबर्स क्या है, व्हाट इज ए नंबर। तो आप कह सकते हैं सर संख्याएं अंकों के मेल से जो बनेंगी, या इन्हीं अंकों को अगर मिलाते जाएं। जैसे मैंने 10 लिखा तो 10 में एक अंक 1 है, एक 0 है। इसी प्रकार से इनमें से जैसे मैं 23 लिख रहा हूँ, और 23 में 2 एक डिजिट है, 3 एक डिजिट है, दोनों को इंक्लूड करूंगा तो 23 एक क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी। तो यहाँ से एक बात सामने निकल कर आई कि जब हम इन अंकों को आपस में मिलाते जाएंगे तो आप बहुत सारी संख्या बनाएंगे, जहां आप 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, ऐसे चलते चलते हम बहुत सारी संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले संख्याओं की शुरुआत कहाँ से हुई, या अपने इनका इंट्रोडक्शन पढ़े, इनका परिचय पढ़े। तो यहाँ पर आप पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, यानी सम्मिश्र संख्याएं। समिश्र यानी कि सभी संख्याओं का मिश्रण, सभी संख्याओं का जो मिश्रण होगा वही आपकी सम्मिश्र संख्या होगी, नाम से जैसा कि पता चल रहा है। इन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर को, यानी कि आपके पूरे वैदिक गणित के अंदर जितनी भी संख्याएं आप पढ़ते हो, चाहे वो फ्रैक्शन की वैल्यू है, भिन्न संख्याएं हैं, डेसिमल नंबर है, दशमलव संख्याएं हैं, विदाउट डेसिमल नंबर है, माइनस की संख्याएं हैं, प्लस की संख्याएं हैं, सभी संख्याएं जो आपकी हैं वो सारी की सारी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ी जाती हैं। और यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर से ही आपका क्या है, पार्टीशंस होता है सभी संख्याओं का। 2 प्रकार के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, या जिसको आप बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। और नंबर 2 आपकी काल्पनिक संख्या, यानी कि आपकी इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्याएं यानी आपकी इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, वास्तविक कौन कौन से हो सकते हैं, जिनका आप गणित के अंदर यूज करते हो। बेसिकली रियल नंबर के अंदर आपके सभी नंबर आ गए, ठीक है। आपके अंक शामिल हो गए, इसमें संख्याएं शामिल होगी आपकी, प्लस के माइनस के नंबर होंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू p/q के रूप में जितने भी नंबर हैं, ठीक है। और इसके अंदर ही आपके रूट के नंबर यानी वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं, ठीक है। ये सारी की सारी आपकी क्या होंगी, रियल नंबर होंगी। लेकिन वहीं अगर बात करें इमेजिनरी नंबर की, तो आप देख सकते हैं पाई अपने आप में एक इमेजिनरी नंबर है। e की पावर x, जिनको आप चरघातांकी फलन भी बोलते हैं, e की पावर x। अब e की पावर x कोई आपको फिक्स मान नहीं दे रहा, आपको निश्चित मान नहीं दे रहा, और आप इसका मैथमेटिक्स के अंदर अरिथमेटिक में कोई यूज भी नहीं करते हैं। कभी देखा कि e की पावर x का गुना किसी नंबर से करें तो अपने पास पूरा मान प्राप्त हो जाए, नहीं। ऐसे ही आप a की पावर b के फॉर्म में कोई भी नंबर लिख दे रहे हो,
ठीक है। इसी के रूप में अगर आप e की पावर x डिवाइड बाय आप कोई भी नंबर ले रहे हो a की पावर b में, यस और नो, तो ये सारे के सारे जो नंबर लिख रहे हो, इनफाइनाइट भी एक क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो ये जितने भी आप डिजिट पढ़ रहे हो या जितने भी आपने नंबर देखे हैं आज तक मैथमेटिक्स में, ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, काल्पनिक संख्याएं होंगी, इमेजिनरी नंबर। अब देखो वैदिक गणित के अंदर जो आपके इस्तेमाल किए जा सकते हैं उन्हीं को आगे पढ़ा गया और इन्हीं को आगे दो पोर्शन के अंदर या दो प्रकार के अंदर विभाजित किया गया, ठीक है। दो प्रकार इसके और बने, रियल नंबर को आगे दो भागों में बांटा गया। तो सबसे पहला जो आया वो आया आपका परिमेय संख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन भी बनते हैं, परिमेय संख्याएं। और एक आपका होता है अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। परिमेय यानी आपके रेशनल नंबर जितने भी होंगे और ये आपके रहेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। एकदम आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल एकदम इजी, एकदम स्लो, ताकि आप पूरी संख्याओं के कंसेप्ट को एकदम आसानी से देखते चले जाएं, ठीक है। यही गलती होती है मोस्टली, हम डायरेक्ट नंबर सिस्टम के अंदर कंसेप्ट पे न चलकर क्वेश्चंस पे चलते हैं, या टाइप वाइज करें तो टाइप के अंदर सीधा अपने क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करते हैं और वहीं अपनी गलती होती है। इस वजह से ये टॉपिक आपके लिए बेहद मुश्किल बनता जाता है। अगर यहीं आप पूरी संख्याओं को समझें, पूरा अवधारणा समझें, कंसेप्ट समझें और फिर धीरे धीरे टाइप वाइज अपने क्वेश्चंस को सोल्व करें और टाइप की थ्योरी अच्छे से पढ़ें, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और पूरे चैप्टर को आप बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट परिमेय संख्या की। तो यहाँ पे अपने इसको अच्छे से डिटेल में समझते हैं। आपने रियल नंबर को दो पोर्शन में डिवाइड किया, रियल नंबर को आपने दो भागों में बांटा, जिसमें पहला भाग था आपका परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या कौन सी संख्याएं होती है स्टूडेंट? परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं जो आपके p बाई क्यू के रूप में लिखे जाएं, p बाई क्यू की फॉर्म में। अब p बाई क्यू की फॉर्म का मतलब क्या है कि बटा के जितनी भी संख्याएं हैं, यानी इसके अंदर सारी की सारी फ्रैक्शन भी आ गई, भिन्न संख्या भी सारी के सारी क्या है आपके प्रमेय के अंदर आ गई। अब बटा के फॉर्म में आप लिख सकते हैं 1/2, कोई भी नंबर ले लो, 3/4, बिल्कुल। अच्छा 8/4 भी एक परिमेय संख्या है क्या? बिल्कुल, क्योंकि जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 2 आएगा। अब 8/4 का रिजल्ट 2 आया, इसलिए रिजल्ट भी क्या होगा इसका? परिमेय संख्या होगी, यानी 2 भी एक क्या है? परिमेय संख्या। यानी आपकी जितनी भी गिनती के अंदर जो आपके 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, इन सभी अंकों की संख्याएं भी आपकी परिमेय होंगी, बटा वाली संख्याएं भी आपकी परिमेय होंगी, ये मान के चलिए, ठीक है। बटा वाली संख्या भी आपकी क्या होंगी? परिमेय होंगी। कंप्लीट। चलिए, और इसके बाद में अगर अपने बात करें दशमलव संख्याएं यानी डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो भी आपकी क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। लेकिन डेसिमल नंबर्स के अंदर बाद की जो संख्याएं हैं उनकी गिनती हो सके वही परिमेय मानी जाएंगी। कि जैसे अगर मैं लिख दूं 5/2, अब 5/2 क्या है? अपने आप में p बाई क्यू है, भिन्न है। लेकिन अगर अपने बात करें 2 का भाग अगर आप 5 में दोगे, 2 का डिवाइड अगर आप 5 में कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2.5, 2.5। अब 2.5 तो पॉइंट के बाद में, दशमलव के बाद में जो अंक है ये गिना जा सके और फिक्स है, इसके बाद में ये रिपीट नहीं होना चाहिए बार 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 बार, यानी रिक्यूरिंग नंबर नहीं होने चाहिए, बार वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक शर्त और यहाँ पे अपने को पढ़ने को मिलती है कि जो q का मान है स्टूडेंट्स ये 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। इसका रीजन क्या है कि अगर आपका डिनोमिनेटर हर, ये भिन्न का क्या कहलाता है स्टूडेंट? हर कहलाता है, और ऊपर वाली वैल्यू अंश, अगर हर आपका 0 हो गया तो क्या वो फ्रैक्शन बनेगी? जैसे कि मैं 2/q का मान यहाँ पे 0 रख दूं तो 2/0, और 0 का किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट नंबर देगा, और इनफाइनाइट एक क्या है? नंबर ही नहीं है, ये एक इमेजिनरी नंबर है, और हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर का ही अगला भाग। तो रियल नंबर को 2 भागों में बांटा, परिमेय और अपरिमेय, इस वजह से ये आपका परिमेय के अंदर नहीं लिया जाएगा, यानी q का मान आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्या ये बात मेरी अच्छे से समझ में आई क्या? चलिए, तो ये सारी की सारी आपकी रेशनल नंबर होंगी, परिमेय संख्या। नंबर 2 इसका देखिए, सेकंड जो पार्ट है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अच्छा, अब एक चीज और समझिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक डाउट होता है, कैसा रूट वाली संख्या परिमेय है क्या? हाँ, लेकिन वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। जैसे √4 की वैल्यू 2 है, अगर 2 का स्क्वायर करूं तो वापस क्या आ जाएगा? 4। √16 है तो क्या आ जाएगा? 4। या सुनो, √36 है तो क्या आ जाएगा? 6।
तो यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब पूर्ण वर्ग संख्याएं, तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं जो होंगी वो आपकी प्रमेय कहलाएंगी, बिल्कुल प्रमेय कहलाएंगी, क्योंकि इनका हल करने के बाद में गिनती की आम संख्या ही तो बन जाएंगी, और गिनती की आम संख्याएं जो हैं या गिनती की जो अंक हैं, गिनती की संख्याएं हैं, वो सारी की सारी प्रमेय है। ये तो हमने पढ़ा ही है। चलिए अप्रमेय के बारे में डिस्कस करते हैं। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि निम्न में से प्रमेय संख्या का उदाहरण है, निम्न में से अप्रमेय संख्या का उदाहरण है। अप्रमेय की बात करें तो ऐसे नंबर जो पूर्ण वर्ग न हो, जैसे कि मैं √5 लिख दूं, √7 पूर्ण वर्ग, यानी ये पूरा रूट के बाहर आपका मान नहीं देते। √4 आपको पूरा मान दे रहा है 2, √16 आपको पूरा मान दे रहा है 4, लेकिन वहीं अगर बात करें √5 की तो ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ देगा आपका। ऐसे ही अगर √7 की अगर बात करें, यस और नो, तो ये भी आपका क्या है, 2 पॉइंट समथिंग कुछ देगा। √10 की बात करें तो ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ मान देगा, यस और नो, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा आपको, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा। इसी वजह से ये एक अप्रमेय संख्या है। दूसरी बात, जो रिक्यूरिंग नंबर आपके वो भी अप्रमेय, कि 10 के अंदर अगर मैं 3 का भाग दूं, अब 10/3 जो है वो दिखने में तो p/q लग रहा है आपको, p/q है, लेकिन जब हम इसका हल निकालेंगे, परिणाम निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, तो स्टूडेंट 3 का डिवाइड करके देखो 10 में, तो ये चलता जाएगा 3.3333, यानी ये आपका रिपीटिंग नंबर है, आवर्ती भिन्न बोलते हैं इसको, रिक्यूरिंग नंबर बोलते हैं इसको। एक होता आपका नॉन रिक्यूरिंग नंबर, अनावर्ती भिन्न। तो 10/3, तो आप इसको पूरा कैसे लिखेंगे वैदिक गणित के मुताबिक, 3.3 के ऊपर बार, 3 के ऊपर बार। और बार वाले क्वेश्चन आपको पता बिल्कुल आते हैं, इसको अपने एक सिंप्लीफिकेशन चैप्टर या भिन्न वाले चैप्टर के अंदर मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, रिक्यूरिंग नंबर कौन से होते हैं, नॉन रिक्यूरिंग नंबर कौन से होते हैं, उनको हल कैसे करते हैं। आजकल ट्रेंडिंग के अंदर है, बिल्कुल इसके हर एक प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछा जा रहा है। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ था, है ना, SSC पीछे, अब क्या अब की बार आपका CHSL हुआ, MTS हुआ, तो हर एक शिफ्ट के अंदर इसके क्वेश्चन बने हैं। चलिए, तो यहां से अपनी एक चीज पता चली, अप्रमेय संख्याएं स्टूडेंट्स कौन सी होती हैं, ऐसी संख्याएं जो पूरा आपको मान न दे रूट के अंदर, पूर्ण वर्ग न हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं इसको, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। और ऐसी संख्याएं जो बार वाली संख्याएं होती हैं आपकी, रिक्यूरिंग नंबर है, नॉन रिक्यूरिंग नंबर है, ये भी आपके क्या है, अप्रमेय संख्याएं हैं, ये भी आपके क्या है, अप्रमेय संख्या। यहां तक अगर सभी स्टूडेंट्स को चीजें समझ में आई हो, यस और नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे एक क्वेश्चन बना था, आपके स्टेट एग्जामिनेशंस में पूछा गया, पाई निम्न में से क्या है। अब पाई अगर सिंबल की बात करें तो पाई एक इमेजिनरी नंबर भी है, लेकिन पाई एक अप्रमेय संख्या भी है, क्योंकि इसका कोई मान निश्चित नहीं है, ये नॉन रिक्यूरिंग नंबर है, 3.14 आगे चलता जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, और 22/7 का मतलब अगर 22 में मैं 7 का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 3.14 आगे चलता जाएगा। नॉन रिपीटिंग नंबर है, हर एक नंबर रिपीट नहीं होगा बार बार, नॉन रिपीटिंग नंबर है, नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये क्या है, अप्रमेय है, तो ये ध्यान रखना। लेकिन पाई का जो मान है ये वाला 22/7, अब 22/7 क्या p/q की फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में। अगर 22/7 की बात करें तब ये परिमेय है, p/q के रूप में है ये, लेकिन जब अगर पाई सिंबल की बात करें तब ये क्या है, अप्रमेय है। और पाई का अगर मान ओपन करके देखें तब भी ये क्या है, अप्रमेय है, क्योंकि दैट इज नॉन रिपीटिंग नंबर है, 3.14 आगे चलता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, यानी रिपीट नहीं होगा, और पता नहीं है कि कहां तक ये समाप्त होगा, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। इसलिए निश्चित मान नहीं है, और जिन संख्याओं का मान अनंत हो, मान निश्चित ना हो, वो सारी की सारी आपकी अप्रमेय कहलाएंगी। यहां तक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया तो यस करना। अब ये क्वेश्चन बनते हैं आपके छोटे छोटे इस प्रकार के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका नंबर है या नेक्स्ट जो संख्या है, आपने यहाँ पे एक बार मैं थोड़ा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। समिश्र संख्याओं को आपने 2 भागों में बांटा, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। फिर आपने वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा, परिमेय संख्या और अप्रमेय संख्या। जिनका गणित में इस्तेमाल नहीं उनको नहीं बांट रहे। अब परिमेय संख्या को आगे 2 भागों में बांटेंगे। ये पूरा एकदम स्ट्रक्चर बन रही है, एक आरेख बन रहा है। परिमेय संख्या को 2 भागों में विभाजित किया गया, तो कौन कौन सी संख्याएं हैं आइए जानते हैं।
प्रमेय संख्या का जो पहला भाग था स्टूडेंट्स, इसको कहा गया भिन्न संख्याएं, भिन्न संख्याएं, फ्रैक्शनल नंबर। और नंबर 2 था इंटीजर नंबर, पूर्णांक। अब इंटीजर से क्वेश्चन बनते हैं आपके, एसएससी पूछता है इस पे, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर। चलिए अब जानते हैं भिन्न संख्या। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हो, बटा की सारी संख्याएं, कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए। बट एक कंडीशन है, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। बटा वाली सारी संख्याएं आपकी क्या है, भिन्न संख्याएं हैं। यहां पर बात करते हैं इंटीजर नंबर की, पूर्णांक की। पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक आपकी ऐसी संख्याएं होती हैं जो नंबर लाइन पर लिखी जा सके, संख्या रेखा पर व्यक्त की जा सके। अब संख्या रेखा पर व्यक्त की जा सके मतलब, अरे सर गिनती की ऐसी संख्याएं जो पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। 0 से अगर आगे चलें गिनती में तो 1 2 3 4 चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक, और 0 से अगर पीछे चले नंबर लाइन में -1 -2 -3 और ये चलता जाएगा आपका माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये आपकी जो नंबर लाइन बनी है, अब नंबर लाइन पे जितनी भी आपने संख्याएं लिखी हैं ये सारी की सारी आपकी इंटीजर्स नंबर है, पूर्णांक संख्याएं। तो आप देखिए 0 से यहां अगर अपने बात करें तो 0 से यहां वाली जितनी भी संख्याएं ये आपकी पॉजिटिव इंटीजर है, और 0 से जितनी ही पीछे संख्याएं आपकी माइनस में ये नेगेटिव इंटीजर है। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, दिखने से पता लग रहा है, कोई बहुत बड़ी कंसेप्ट की बात तो है नहीं। लेकिन यहां अपने को समझना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे बात है, सर 0 ने इंक्लूड किया। 0 पूर्णांक तो है, लेकिन यह नहीं पता कि 0 धनात्मक पूर्णांक है या 0 ऋणात्मक पूर्णांक। तो चेक करके देखते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। तो आप देख लीजिए 0 पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं है। तो किसी भी संख्या में कोई भी नंबर ले लो, कोई भी डिजिट ले लो, इसमें अगर 0 ऐड कर दूं तो वैल्यू क्या आएगी। कोई भी संख्या में 0 सब्ट्रैक्ट कर दूं, -0 कर दूं तो वैल्यू क्या आएगी। तो 0 प्लस करेंगे किसी भी संख्या में तो वही संख्या आ जाएगी, और 0 माइनस करेंगे तब भी वही संख्या आ जाएगी। तो यहां से एक चीज प्रूफ होगी, आप देख पा रहे हैं रिजल्ट सेम आ रहा है, परिणाम एक जैसा आ रहा है। तो इसका मतलब 0 जो है, अब ये क्वेश्चन बनेगा 0 निम्न में से है, तो 0 एक पूर्णांक है, लेकिन 0 नहीं तो आपका पॉजिटिव इंटीजर है यानी धनात्मक पूर्णांक है, और न ही आपका ऋणात्मक पूर्णांक है, दोनों ही नहीं है। यह आपने एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी सीख लिया, यस और नो। तो 0 केवल और केवल इंटीजर है। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। यहां समझने वाली बात है, बहुत बार पूछा जाता है, अप्रमेय को आपने 2 भागों में बांटा। पहला आपकी भिन्न संख्या थी स्टूडेंट, इस चित्र को देखिए, और नंबर 2 आपकी संख्या थी इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक। ठीक है, एकदम इसको अच्छे से थ्योरी को देखते चले जाइए। यहां देखिए, अगर यहां से प्रश्न पूछा जाए क्या सभी वास्तविक संख्याएं, या आपके क्वेश्चन आते हैं, थ्योरिकल क्वेश्चन बनते हैं, सीधे सीधे स्टेटमेंट के जो होते हैं क्वेश्चन, कथन के जो क्वेश्चन होते हैं, क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। तो बिल्कुल, वास्तविक में तो परिमेय शामिल है और वास्तविक में अप्रमेय भी शामिल है। लेकिन जब मैं इसका बिल्कुल उल्टा कर दूं, विपरीत कर दूं, नीचे से ऊपर चलूं, डायग्राम में नीचे से ऊपर चलूं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक हैं क्या। फिर से सुनिए, क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक है। ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर, इज इट। नहीं, क्योंकि सभी परिमेय वास्तविक, देखो सभी परिमेय, अब यहां अपने को समझना है भी सभी परिमेय जो होंगी, जितनी भी परिमेय संख्या आपने पढ़ी थी यहां पर, अब वो सारी परिमेय वास्तविक में तो छिपी हुई हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं जो है ना वो परिमेय नहीं है, क्योंकि वो तो अप्रमेय भी तो हैं। सभी वास्तविक अप्रमेय भी तो हैं, इसलिए सभी वास्तविक संख्याएं क्या हैं, अकेली परिमेय के साथ साथ अप्रमेय भी हैं, ये ध्यान रखना। और सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक हैं, बिल्कुल। यानी जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो स्टेटमेंट गलत हो रहा है, वास्तविक संख्या अकेली परिमेय नहीं है, अप्रमेय भी तो है। लेकिन जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो स्टेटमेंट क्या हो रहा है, सत्य हो रहा है, कथन सत्य है, यानी सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी परिमेय रियल नंबर में छिपी हुई है।
लेकिन सारी की सारी रियल प्रमेय में नहीं छिपी हुई, क्योंकि अप्रमेय भी तो है, कुछ वास्तविक संख्या यहां भी तो है, क्योंकि ये इसी का भाग है। तो यहां से अपने एक चीज समझे कि सर इस पूरे डायग्राम में जब हम नीचे से ऊपर जाए, याद रख लें सीधा सीधा, वैसे पजल हो जाओगे आप, नीचे से ऊपर चले, नीचे से यानी कि ऊपर चले तो स्टेटमेंट क्या होगा, कथन सत्य होगा। और जब हम ऊपर से नीचे आए, ऊपर से नीचे आए तो स्टेटमेंट असत्य होगा, यानी गलत होगा। ठीक है, ये दो चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। ये स्टेट लेवल के क्वेश्चंस भी बनते हैं, सेंटर की परीक्षाओं के स्टेटमेंट क्वेश्चन भी बनते हैं। चलिए, तो यहां तक अपने पढ़ लिया। अब आगे पढ़ते हैं। इंटीजर को आपने दो पोर्शन में बांटा। अब दो संख्या इसमें और पढ़ते हैं। एक तो आपकी अभाज्य संख्या, ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर, और यहां से क्वेश्चन बनते हैं प्राइम नंबर से। अभाज्य संख्या, इसी को रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, और ये आज मैं आपको सिखाऊंगा किसी भी संख्या को कैसे पहचाने कि वो अभाज्य है या भाज्य है। अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर। तो आपसे पूछे कि व्हाट इज ए प्राइम नंबर, तो आपने बिल्कुल पढ़ा हुआ सर प्राइम नंबर क्या है। तो आप बेसिक जानते हो कि प्राइम संख्याएं या अभाज्य संख्याएं सर वह संख्याएं होती हैं, वह नंबर कि जिसके अंदर खुद का भाग भी जाए पूरा पूरा और एक का भाग जाए। इसके अलावा इन संख्याओं में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए। या तो इस संख्या में खुद का, एग्जाम्पल देखिए, 2 1 क्या है, अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। याद कर लो इसको, मैं इसलिए 3 बार रिपीट किया हूं ताकि ये याद हो जाए आपको। ठीक है, चलिए, इवन नंबर एक ही है जो आपका प्राइम नंबर है। अब 2 के अंदर या तो 2 का भाग जाएगा या 2 के अंदर 1 का भाग जाएगा। 2 में या तो खुद का भाग जा रहा है, 2 में 2 का पूरा पूरा, या 2 में 1 का भाग जा रहा है। इसके अलावा पूरी गिनती में 2 के अंदर किसी का भाग जा रहा है, किसी भी संख्या का। 3 का देके देख लो, जा रहा है, नहीं जा रहा। 4 का पूरा पूरा नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा। इसका मतलब सर 2 1 क्या है, अभाज्य संख्या। तो कितनी हो सकती है ऐसी, एग्जाम्पल देख लीजिए। प्राइम नंबर 2 है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक। 9 है क्या, नहीं, क्योंकि 9 में 3 का भी जा रहा है, 9 का भी जा रहा है। 11 भी एक प्राइम नंबर है, 13 भी एक प्राइम नंबर है, 17 भी एक प्राइम नंबर है, 19 भी एक। ऐसे करते करते बहुत सारी संख्या। अब यहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके, जो आपके बेसिक पूछे जाते हैं यहां से प्रश्न, और बहुत ही शानदार प्रश्न बनते हैं। दूसरी बात, एक परिभाषा आपने ये पढ़ी वैदिक गणित के मुताबिक कि सर या तो खुद का भाग जाए या 1 का भाग जाए। लेकिन आप गौर से देखिए इन सभी संख्याओं को कि जैसे आपने 2 में 2 का दिया था, 2 में 1 का दिया था, तो 2 के 2 ही फैक्टर बने, 2 ही गुणनखंड बने, 2,1। यानी कि अभाज्य संख्याओं की अगर बात करें तो ऐसी संख्याएं भी कहलाती हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, जिनके केवल 2 ही फैक्टर हो, 2 ही फैक्टर होने चाहिए। अगर ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे उसके तो वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा। जैसे कि सर यहां पे एग्जांपल लेते हैं। अब 9 नहीं थी, 9 आपकी अभाज्य संख्या नहीं थी, 9 आपकी अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि 9 के फैक्टर देखिए कितने बनेंगे। 9 में खुद का भी भाग जाएगा, 9 में 3 का भाग भी जाएगा, 9 में 1 का भाग भी जाएगा, तो 9 के तो बहुत सारे गुणनखंड होंगे। लेकिन आप कहते हो कि सर गुणनखंड 2 ही होने चाहिए। जी हाँ, इसीलिए भी 9 एक अभाज्य संख्या नहीं। एकदम गौर से समझिएगा इस चीज को। इसीलिए नंबर सिस्टम टफ लगता है, क्योंकि हम बेसिक ही नहीं पढ़ते हैं, हम उसकी अवधारणा पढ़ने की कोशिश ही नहीं करी, कभी संख्याओं को समझने की कोशिश ही नहीं करी। संख्याओं को समझिए, फिर इसके बाद के टाइप पढ़िए। इकाई के अंक ज्ञात करना, डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है, अंत में 0 ज्ञात करना, रिमाइंडर थ्योरम है। अब रिमाइंडर थ्योरम एक ऐसा पॉइंट है नंबर सिस्टम का, वो पूरा चैप्टर अपने आप में, रिमाइंडर थ्योरम को पढ़े ना तो पूरा चैप्टर अपने आप में, और मैं आपको पढ़ाऊंगा शेषफल प्रमेय। लेकिन वो कहां से निकली, कैसे बनी, उनकी कंसेप्ट क्या है, वो इन संख्याओं से। जब तक आप इन संख्याओं को नहीं समझेंगे तब तक आगे की चीजें आपको पकड़ में नहीं आएंगी। आप रूल को रट लोगे, विधियां रट लोगे, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट आपके हाथ में नहीं है। फिर क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जामिनर घुमा दे तो नहीं होगा। चलिए रेलवे में आते हैं खूब क्वेश्चन इसके नंबर सिस्टम चैप्टर से, ठीक है।
तो अभाज्य संख्याएं या तो खुद का भाग जाए या एक का भाग जाए। इसके अलावा अगर बात करें तो उसके दो ही गुणनखंड संभव हो, दो ही गुणनखंड उसके पॉसिबल हो, ओनली 2 फैक्टर आर पॉसिबल, बाकी नहीं होने चाहिए। चलिए सर, अब यहां से क्वेश्चन बनता आपके अभाज्य संख्याओं का, ठीक है, कि जैसे आपने कहा कि सर अभाज्य संख्याओं में 2 एक अभाज्य है, 3 एक अभाज्य है, 5 एक अभाज्य है, 7 एक अभाज्य, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, तो ये चलती जाएंगे ऐसे। और इसमें एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है। अब देखिए आपसे एग्जामिनर पूछता है कि अगर आप 1 से लेकर, अब याद रख लेना, 1 से लेकर 25 तक चले तो निम्न में से 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होगी, कुल कितनी अभाज्य संख्या। तो 25 तक गिन लो, देख लो ये कितनी चल रही है। 19 के बाद में 20 तो नहीं है, 21 तो नहीं है, 22 तो नहीं है, 23 आ गया खुद। और चेक कर लो, 23 के बाद में तो 25, 24 नहीं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है स्टूडेंट्स? 9। ये पॉइंट कॉपी में नोट कर लो, लिख लो। अगर बात करें 1 से 50 तक की, 1 से 50, 25 तक याद होगी, 1 से 50 तक, सॉरी 1 से 50 तक, 1 से 50 तक गिनती में कुल अभाज्य संख्या कितनी है? तो आप याद रखना 15 टोटल आप लिख सकते हो कॉपी में। अब बार बार इसको लिख के देखोगे तो ऐसे कितनी लिख लेंगे, याद रख लो 1 से 25 तक 9 है, तो 1 से 50 तक 15 है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी ने भी बहुत बार रिपीट किया, 1 से 100 तक जो आपके प्राइम नंबर है वो कितने, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या गिनती में कितनी है? 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या है। ये 3 स्टेटमेंट याद रखनी है। 1 से 25 तक 9 है, 1 से 50 तक 15 है, और 1 से 100 तक आपकी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं गिनती में? तो आपकी 25 है। कितनी स्टूडेंट्स? 25 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन अपने इस प्रकार से करते हैं कि सर अभाज्य संख्याएं जो हैं ये कैसे पता करें कि ये कोई भी संख्या, जैसे यहाँ तो 2 डिजिट की संख्या दे दे, 3 डिजिट की संख्या दे दे, तो हम कैसे पता करें कि वो अभाज्य संख्या है या रूढ़ संख्या है? तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे पता करने के लिए, 137। अब हर संख्या का भाग देके तो नहीं देखेंगे कि 137 में किस किस संख्या का भाग जा रहा है, लेकिन अपने चेक करना है कि 137 क्या निम्न में से अभाज्य संख्या है या नहीं, है या नहीं, ये अभाज्य संख्या है या नहीं। तो अभाज्य संख्या पता करने का एक शानदार प्रोसेस है। सबसे पहले आपको स्क्वायर आते हैं, मैंने एक सेशन लिया था स्क्वायर का, जिन स्टूडेंट्स को स्क्वायर या नहीं निकालने आ रहे, रूट नहीं निकालना आ रहा, वर्गमूल, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए या चैनल की वीडियोस के अंदर जाइए, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, देख अवश्य लेना है। 137 से ठीक बड़ी संख्या देखो जो किसी ना किसी संख्या की वर्ग हो, स्क्वायर हो, क्षमा चाहूंगा, यस। 137 से पहले गिनती में देखो ठीक बड़ी संख्या जो क्या होनी चाहिए? वर्ग होनी चाहिए। देखो 100 किसका वर्ग होता है? 10 की स्क्वायर होती है 100। 11 की स्क्वायर कितनी होती है? 121। हमें तो 137 से ठीक बड़ी चाहिए, जस्ट गिनती के अंदर इसकी ठीक बड़ी संख्या चाहिए। तो 12 की देख लो स्टूडेंट, 12 की स्क्वायर होती है 144। जी हाँ, मिल गई। 12 एक ऐसी संख्या है जिसकी स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, और 144 है वो 137 से गिनती के अंदर ठीक थोड़ी सी ही बड़ी संख्या है, इसके बिल्कुल नियर अबाउट। अब जो 12 बन गई अपने पास, 12 का स्क्वायर आ गया इससे ठीक बड़ा, तो 12 तक की अभाज्य संख्या काउंट कर लो। 12 तक की अभाज्य संख्या गिनती में 2 3 और बताइए, यस रिपीट कीजिए जहां भी बैठकर आप देख रहे हैं सेशन को, कॉपी पेन साथ में रखिए, बोला करें साथ साथ में, ठीक है, ताकि चीजें आपके भी रिवाइज हो जाए। 2 3 5 7, इसके बाद में 11, इसके बाद में 12 तो होगी नहीं, तो इतनी ही अभाज्य संख्या बनी 12 से पहले। अब इनका भाग दे लो, 2 का भाग क्या 137 में जाएगा? नहीं। 3 का भाग जाएगा? नहीं। 5 का जाएगा? नहीं। 7 का देके देख लो, नहीं जा रहा जी। 7 एकम 7 कहाँ जा रहा है? 6 67 नहीं जा रहा। 11 का तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसका मतलब सर जी 12 से ठीक पहले की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, अगर इनका भाग नहीं जा रहा तो इसका मतलब 137 एक अभाज्य संख्या है
137 एक अभाज्य संख्या है, तो फिर 137 में या तो 137 का खुद का भाग जाएगा या 137 में 1 का भाग जाएगा आपकी परिभाषा के मुताबिक। और 137 के दो ही गुणनखंड बनेंगे, एक तो 137 बनेगा, 1,1 दो ही इसके फैक्टर बनेंगे। ओनली 2 फैक्टर आर पॉसिबल, ये भी अपनी परिभाषा इसमें सेटिस्फाई होगी। ये बात अगर सभी स्टूडेंट्स को समझ में आई तो कृपया करके यस बोलिए, कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिखकर भेजिया करिए इन चीज़ों को, यस सर समझ में आए। अब 2 संख्या मैं आपको देता हूं और तो खुद से बना के देखिएगा कि क्या ये अभाज्य संख्या है या नहीं है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। पहली संख्या में दे रहा हूं 349। 349 क्या एक अभाज्य संख्या है या नहीं है? बनाइए, आपके पास कुछ मिनट का वक्त है, कुछ सेकंड का वक्त है। और एक संख्या हम आपको दे रहे हैं 679। अब देखने को ये लगती है 679 और दोनों ही देखने के लग रही हैं कि हाँ जी सर अभाज्य होंगी। तो देखो इसको चेक कर लेते हैं। अब स्क्वायर आपको सभी के याद है, 349 से ठीक बड़ी संख्या देखो स्क्वायर की, ठीक बड़ी संख्या देखो 349 से ठीक बड़ी, हल्की सी बड़ी 18 की 324 छोटी है। 19 की स्क्वायर होती है सर, 19 की स्क्वायर होती है 361। वेरी गुड। 349 से ठीक बड़ी संख्या है 361। इसका मतलब 19 तक की अभाज्य संख्याएं देख सकते हैं। तो 19 तक की अभाज्य संख्या सर 2, 3, 5, 7, ये तो एकदम अपने को तैयार है मामला, है ना। 11, 13 ये तो एकदम रिपीट हो जानी चाहिए। 17 और 19 खुद भी है। तो इन सभी संख्या को भाग दे लो 349 में। 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का जाएगा क्या? नहीं जा रहा सर। 3 एकम 3 नहीं जा रहा सर बिल्कुल। 5 का तो बिल्कुल, 7 का तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा। 11 का तो बिल्कुल नहीं जाएगा। 13 का और चेक कर लो, 13 दूनी 26 नहीं जा रहा। 17 का चेक कर लो, 19 का चेक कर लो। अगर इनका भाग नहीं जा रहा तो इसका मतलब सर 349 एक प्राइम नंबर है। इसमें या तो खुद का जाएगा या 1 का जाएगा। ये साबित हो गया, सिद्ध हो गया। अब 679 देख लेते हैं। 679, क्या 679 एक प्राइम नंबर है? 679 एक प्राइम नंबर है, चेक कर ले। अब 679 से ठीक बड़ी संख्या ढूंढिए जो वर्ग बने पूरा पूरा। 679 से ठीक बड़ी संख्या, किसी भी संख्या का पूरा पूरा स्क्वायर होना चाहिए। देखो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 25 का कितना होता है? 25 का देख लो, चलो 625, ये 600। 26 का देख लो 676, नहीं जी अभी भी छोटा है थोड़ा सा। इसका मतलब 27 का स्क्वायर ले ले, 27 का। 27 का स्क्वायर चेक कर लो। 27 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 729, 729। यस और नो? अब 729 ठीक इससे बड़ा है। इसका मतलब हम 27 से जितनी भी छोटी अभाज्य संख्या है उनका भाग देके चेक कर ले। 27 से छोटी अभाज्य संख्या ढूंढो। 27 से छोटी अभाज्य संख्या, 27 से छोटी 2 है। 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होता है? नंबर को जोड़ लो, डिजिट को ऐड कर लो, ठीक है। 13 और 9 कितना आ जाएगा? नहीं जाएगा सर, बिल्कुल ही नहीं जाएगा। 4 का तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा। 5 का नहीं जाएगा। 6 का नहीं जाएगा सर जी, क्योंकि 2 का भाग नहीं जा रहा, तो 6 का बिल्कुल। 7 का चेक करके देख लो, 7 का, ठीक है। 7 × 63 कितना बच गया? 4, 7, अच्छा 4 बच गया, वेरी गुड। 7, 7 49, 97 बार गया। 7 का भाग जा रहा है स्टूडेंट्स, जा रहा है। इसका मतलब 6, 7, 9 अभाज्य नहीं है। तो ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसमें 7 का भाग जा रहा है। 7 का भाग जा रहा है। ऐसे चेक करते हैं। तो यहां पर उत्तर क्या आया? 779 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 7 का भाग पूरा पूरा चला गया। यस और नो? समझ में आई यहां तक बात सभी को भी? चलिए भी अभाज्य संख्या निकाल लोगे कि अगर आपको कोई संख्या देके पूछ ले एग्जामिनर कि निम्न में से यह अभाज्य है या नहीं है, तो आप तुरंत निकाल लोगे। अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अभाज्य पढ़ ली तो भाज्य पढ़ लेते हैं। सेकंड इसका अगला पार्ट, भाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर क्या है। अभाज्य निकालने सीख गए अपने बिल्कुल ही कि अभाज्य संख्या हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। दी गई संख्या और उस संख्या से बिल्कुल बड़ा नंबर देखना है जो पूरा पूरा उसका स्क्वायर बने।
और उससे छोटी छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका भाग देके देखेंगे, अगर तो पूरा जा रहा है तो वो संख्याएं क्या है आपकी अभाज्य संख्या है। यस और नो। चलिए अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की, भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या कैसी होंगी सर? ऐसी संख्याएं जस्ट उसका विपरीत कर लो, बिल्कुल ऐसी जैसे 4। अब 4 के अंदर 4 का भाग जाएगा, खुद का 1 का जाएगा, लेकिन 2 का भी जाएगा। यानी ऐसी संख्याएं जिनके अंदर खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग भी पूरा पूरा जाए, किसी अन्य नंबर से भी पूरी पूरी वो डिविजिबल हो, एग्जैक्ट डिवाइड हो। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12 और 15 और 16 ये चलती जाएंगी। तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका भाज्य का। दूसरी बात, अब यहां में कोई भी नंबर उठा लूं, 15 उठा लूं, 15, 15। अब 15 के फैक्टर देखो, गुणनखंड देखो। 15 में 15 का भाग जाएगा, 15 में 3 का भाग जाएगा, 15 में 5 का भाग जाएगा, 15 में 1 का भाग जाएगा। इसका मतलब सर इसके गुणनखंड तो 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा गुणनखंड है, और 2 से ज्यादा गुणनखंड होते ही वो अपने आप में भाज्य बन जाएगी। चलिए, जब आपने अभाज्य लिखी थी, अभाज्य, अब यहां से एक अपवाद निकलेगा, अभाज्य लिखी थी, तब आपने शुरुआत की थी 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, और ऐसे चलती जा रही थी। लेकिन इन पूरी संख्याओं में कहीं भी यहां 2 से शुरुआत हुई, यहां 4 से, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। लेकिन यहां पूरी गिनती में 1 नहीं आया। अब ये सबसे बड़ा प्रश्न बन जाता है, तो फिर 1 क्या है? 1 क्या भाज्य संख्या है या अभाज्य? बहुत बार इसको पढ़ा गया है या अपने इसके बारे में जानते हैं, पूरा डिस्कशन भी हुआ है कि 1 क्या है। फिर 1 कौन सी संख्या है? तो आप देख सकते हैं सर, 1 जो है ना, 1 ये न ही तो अभाज्य है और न ही भाज्य। रूट संख्याएं भी नहीं है, प्राइम नंबर भी नहीं है, और कंपोजिट नंबर। रीजन क्या है सर? रीजन दे लो। देखो, आप तो कहेंगे सर 1 तो अभाज्य है, परिभाषा तो अभाज्य की लग रही है। 1 में या तो खुद का भाग जाएगा या 1 में 1 का भाग जाएगा, और 1 के गुणनखंड देख लो, 2 ही बन रहे हैं, 1,1। तो एक छोटी सी बात यहां पे और समझ लीजिए स्टूडेंट, अभाज्य संख्याओं को वैदिक गणित के अंदर इस प्रकार से भी पढ़ा जाता है कि सर ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हों, 2 ही गुणनखंड हों, लेकिन वो दोनों गुणनखंड समान, सेम नहीं होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। अब 1 और 1 तो सेम आ गई, ये सेम नहीं होने चाहिए, नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तभी वो अभाज्य मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी। तो यहां 1 के तो 2 गुणनखंड बने, लेकिन दोनों ही स्टूडेंट्स क्या आए? सेम गुणनखंड आए, सेम फैक्टर बने, समान गुणनखंड बने, इसीलिए ये अभाज्य की कैटेगरी से बाहर हो गया। अब अभाज्य भी नहीं है तो इसका मतलब भाज्य भी नहीं है, क्योंकि गुणनखंड तो 2 ही बन रहे हैं इसके, 2 से ज्यादा बने तभी तो भाज्य हो। इसीलिए 1 न तो अभाज्य है न ही भाज्य। ये प्रश्न ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बन सकता है नहीं भी बने तो एक बार नॉलेज के तौर पे नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, संख्याओं का ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 संख्याएं और पढ़ते हैं स्टूडेंट। एक तो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, नोट्स बनाते जाए साथ साथ में तो सबसे बेहतर है, जो भी स्टूडेंट देख रहा है इसको। नेचुरल नंबर क्या है? n से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और एक संख्या और पढ़ते हैं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, इसको परफेक्ट नंबर भी बोलते हैं। होल नंबर क्या है? प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में फर्क ये है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 गिनती की सारी संख्याएं जहां तक आपने गणित पढ़ा है। लेकिन अगर 0 को हटा दूं तो वो आपकी प्राकृतिक हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक सारी संख्याएं। यानी कि 0 मिला लिया जाए, 0 मिला लिया जाए तो पूर्ण बन जाएगी। पूर्ण का मतलब पूरी होगी गिनती, नाम से पता लग रहा है। और 0 हटा दिया जाए तो वो प्राकृतिक हो जाएगी, नेचुरल नंबर हो जाएगा।
तो 0 पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक नहीं, याद रहेगा, एकदम बेसिक चीज है। एक संख्या मैं आपको और पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि यहां इस संख्या से रेलवे के अंदर क्वेश्चन बना था, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर रेलवे 2018 में। अब रेलवे वाले कैंडिडेट कहते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। बिल्कुल, रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन अटपटे बनते हैं, कंसेप्चुअल बनते हैं, अजीब से क्वेश्चन भी। एक प्रश्न पूछा गया रेलवे में, प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याएं का औसत क्या होगा या माध्य क्या होगा। माध्य कह लो, मीन कह लो या औसत कह लो, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे उसमें माध्य पढ़ेंगे, सांख्यिकी में पढ़ेंगे। प्रथम 5, अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब यहां अपने को त्रिकोणीय संख्याओं का मतलब पता होना चाहिए। इसको ट्रायंगल नंबर बोलते हैं। ट्रायंगल नंबर्स क्या होते हैं? त्रिकोणीय संख्याएं। ऐसी संख्याएं होती हैं स्टूडेंट जो त्रिभुज जैसी रचना करें। हम आपको इसका पूरा कंसेप्ट समझाते हैं क्या होती है। एक त्रिकोणीय संख्या है, अब त्रिकोण बनना चाहिए, ट्रायंगल बनना चाहिए, तो ट्रायंगल के ऊपर वाले भाग में एक संख्या रख दूं, यहां नीचे 2 कोने यहां भी रख दूं, तो एक संख्या ऊपर, 2 यहां पे, बढ़ती जाएगी नीचे बिंदी बढ़ाते जाओ, 2 बीच में आ गई तो एक बिंदी और बढ़ जाएगी 3, ये त्रिकोण बन गया, ट्रायंगल बन रहा है। 3 के बाद में 4 बिंदी बन जानी चाहिए और इन सभी को जोड़ लो आपस में, ये त्रिकोणीय संख्या बन रही है। पहला 1 बन गया, इसमें कुल कितनी बिंदी है? 3 बिंदी है। 3 एक त्रिकोणीय संख्या है। कितनी बिंदी है? देखो 3 तो यहां थी, 3 आगे और बढ़ गई, 6। ठीक है, एक बढ़ती जाएगी बिंदी। अब नीचे 4 आ गई तो नीचे 5, एक और बढ़ जाएगी। ठीक है, 6 तो यहां तक हो ही गई थी अपने पास, भाई इसमें 3 भी बिंदी और लेनी थी, 3 ये लो, 6 तो यहां तक हो ही गई थी, 4 और बढ़ गई 10। ठीक है, चलिए 2 फिर 3 ट्रायंगल बन रहा है, फिर 4 और फिर नीचे एक और बढ़ जाएगी, ये लो जी, ये कितनी आ गई? 15। बात समझ में आ रही है? यानी जो त्रिभुज जैसी आकृति बना रही है संख्या इस प्रकार से। तो 1, 3, 6, 10, 15, डिफरेंस देखो। ठीक है, डिफरेंस देखो, एक एक बढ़ा दो, 6 के बाद में फिर आगे बढ़ा देनी, 4 बढ़ जाएगी, ये क्योंकि तीसरे नंबर पर है 6। इसके बाद में 1 नंबर बढ़ा दो 4, चौथे नंबर पर 10, 1 नंबर और बढ़ा दो, 4 में 1 5, 10 और 5 15। अगला फिर क्या बनेगा? 15 के बाद में 15 5 नंबर पर है, अगली संख्या 6 नंबर पर आएगी, 1 बढ़ा दो, 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21। अगली त्रिक संख्या कौन सी होगी? 21। 21 के बाद में देख लो, 21 7वें स्थान पर, छठे स्थान पर है, हमें 7वां स्थान चाहिए अगला, 21 में 7 और बढ़ा दो, 28। ऐसे बनती है स्टूडेंट, ऐसे बनती है ये, इसी को कहा गया त्रिकोणीय संख्या। अब इसने प्रश्न पूछा है प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत, तो प्रथम 5 कितनी है? 1 2 3 4 5, तो जोड़ लो, 1 प्लस औसत निकालना आता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, 1 3 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 15, 5 है तो नीचे राशियों का, ऊपर राशियों का योग, नीचे राशियों की संख्या, या इसका माध्य निकल जाएगा। तो ऐड कर लो, 10 15 25 है ना, 25 और 6 31, 31 और 4 कितना हो जाएगा भाई? 35। ठीक है, चलिए 35 डिवाइड बाय 5 काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 7। उत्तर कितना आएगा? 7। अब ये 2018 में रेलवे का क्वेश्चन है जी। अब जब बच्चे को त्रिकोणीय संख्याओं का नॉलेज नहीं होगा तो फिर उसके टाइप रटे हुए कहाँ जाएंगे? इसीलिए संख्याएं पढ़ो, कंसेप्ट पढ़ो। प्रश्न था प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्या का माध्य या औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो याद रखना त्रिकोणीय संख्या कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको कॉपी में आप नोट भी कर लीजिए। चलिए, तो आज अपने नंबर सिस्टम में संख्याओं का परिचय पढ़ा, पूरा डिटेल में अपने संख्याएं पढ़ी, तो आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जहां कंफ्यूजन हो वीडियो को पॉज करना, अच्छे से उसको सुनना, यस और नो, और नोट्स बनाना। अब ये रेगुलर सेशन रहेगा, डेली नंबर सिस्टम का आपको एक टाइप डेली यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। आज संख्याओं का परिचय पढ़ा तो कल एक टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल है, इकाई अंक ज्ञात करना है, अभाज्य खंड ज्ञात करने, है ना। इस टाइप से अपने टाइप वाइज आगे कवर करते जाएंगे चीज़ों। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।